नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओपन फॉर लर्न में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने करोड़ों जानें लीं, साम्राज्यों को ढहा दिया और आने वाली सदियों के लिए संघर्ष और परिवर्तन की नींव रख दी। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध, द ग्रेट वॉर की। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब यूरोप के कोने कोने में शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन सतह के नीचे दशकों से सुलग रही आग धीरे धीरे एक भयंकर ज्वाला का रूप ले रही थी। क्या हुआ था? कैसे कुछ घटनाओं ने पूरी दुनिया को एक अनियंत्रित युद्ध में धकेल दिया? और इसके परिणाम क्या थे? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे एक एक करके गहराई से। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि मानव जाति के सबसे बड़े संघर्षों में से एक की रोमांचक और कभी कभी डरावनी यात्रा है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। मुख्य विषय, प्रथम विश्व युद्ध। भाग 1, पृष्ठभूमि, एक सुलगता हुआ यूरोप, द टिंडर बॉक्स ऑफ यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध, द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, केवल 1914 से 1918 तक लड़ा गया युद्ध नहीं था। इसकी जड़ें कई दशक पीछे 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में छिपी हुई थीं। यह समय यूरोप में तीव्र औद्योगिकीकरण, राष्ट्रवाद के उदय, साम्राज्यवाद की दौड़ और जटिल गठबंधन प्रणालियों का था। एक राष्ट्रवाद की लहर, द वेव ऑफ नेशनलिज्म। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। लोगों ने खुद को किसी राजा या साम्राज्य की प्रजा मानने के बजाय एक ही भाषा, संस्कृति और इतिहास साझा करने वाले राष्ट्र का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। जर्मन एकीकरण, जर्मन यूनिफिकेशन। 1871 में प्रशिया के नेतृत्व में जर्मन राज्यों का एकीकरण हुआ, जिससे एक शक्तिशाली और सैन्यवादी जर्मनी का उदय हुआ। यह फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जर्मनी ने उससे अल्सास लोरेन क्षेत्र छीन लिया था। बाल्कन में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स। ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और उसके प्रभाव से मुक्त होने वाले बाल्कन देशों जैसे सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस में तीव्र राष्ट्रवाद पनप रहा था। इन देशों के बीच क्षेत्रीय दावों और जातीय संघर्षों ने इस क्षेत्र को यूरोप का बारूद का डिब्बा, द पाउडर केग ऑफ यूरोप, बना दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, खासकर सर्बिया के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था। 1.2 साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। यूरोपीय शक्तियां कच्चे माल और नए बाजारों की तलाश में दुनिया भर में उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में थीं। अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्से पर उनका कब्जा था। औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता, कोलोनियल राइवलरीज। जर्मनी, जो देर से इस दौड़ में शामिल हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे स्थापित औपनिवेशिक शक्तियों से बराबरी करना चाहता था। इससे उनके बीच तनाव बढ़ा, खासकर अफ्रीका में। मोरक्को संकट, मोरक्कन क्राइसिस, इसके उदाहरण हैं, जहां जर्मनी ने फ्रांस के मोरक्को पर नियंत्रण को चुनौती दी। 1.3 सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण की दौड़, मिलिटारिज्म एंड द आर्म्स रेस। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के साथ साथ सैन्यीकरण भी एक प्रमुख कारक था। यूरोपीय देशों ने अपनी सेनाओं और नौसेनाओं पर भारी निवेश किया। नौसैनिक हथियारों की दौड़, नेवल आर्म्स रेस। ब्रिटेन, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी, जर्मनी के बढ़ते नौसैनिक बेड़े से खतरा महसूस कर रहा था। जर्मनी की हाई सीज फ्लीट ने ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता को सीधी चुनौती दी। विस्तारित सेनाएं, एक्सपैंडेड आर्मीज। सभी प्रमुख शक्तियों ने अपनी सेनाओं का विस्तार किया और युद्ध की तैयारी के लिए जटिल सैन्य योजनाएं विकसित कीं। 1.4 जटिल गठबंधन प्रणाली, द कॉम्प्लेक्स अलायंस सिस्टम। शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक वो जटिल गठबंधन प्रणाली थी जिसने यूरोपीय शक्तियों को आपस में बांध रखा था। त्रिगुट संधि, ट्रिपल अलायंस, 1882 जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच बनी। यह बिस्मार्क, जर्मन चांसलर की फ्रांस को अलग थलग रखने की रणनीति का हिस्सा थी। ट्रिपल एंटे 1907 ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच बनी। ये जर्मन शक्ति के संतुलन के लिए एक प्रतिक्रिया थी। यह प्रणाली ऐसी थी कि एक छोटी सी घटना भी कई देशों को युद्ध में खींच सकती थी। भाग 2, चिंगारी, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड की हत्या, द स्पार्क असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड। 28 जून 1914 को बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, और उनकी पत्नी सोफी की साराजेवो में हत्या कर दी। ये घटना यूरोप के लिए एक चिंगारी साबित हुई, जिसने पहले से ही सुलग रहे बारूद के ढेर को आग लगा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी की प्रतिक्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरीज रिएक्शन। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। वे सर्बिया को कमजोर करना चाहते थे और उन्होंने जर्मनी से समर्थन प्राप्त किया, जिसे ब्लैंक चेक कहा जाता है, जिसका अर्थ था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के किसी भी कदम का समर्थन करेगा। अल्टीमेटम और युद्ध की घोषणा, अल्टीमेटम एंड डिक्लेरेशंस ऑफ वॉर। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक कठोर अल्टीमेटम दिया, जिसे सर्बिया ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन।
रूस सर्बिया का संरक्षक होने के नाते अपनी सेना को लामबंद करना शुरू कर दिया। 30 जुलाई जर्मनी ने रूस से लामबंदी रोकने की मांग की और जब रूस ने इनकार किया तो जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी की सैन्य योजना श्लीफेन प्लान में फ्रांस के माध्यम से त्वरित हमला शामिल था, इसलिए जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस पर भी युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया जो तटस्थ था ताकि फ्रांस में प्रवेश कर सके। ब्रिटेन बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी देने वाली संधि का हवाला देते हुए 4 अगस्त को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यूरोप के प्रमुख देश कुछ ही दिनों में एक विनाशकारी युद्ध में उलझ गए। भाग 3 युद्ध के मोर्चे और प्रमुख घटनाएं, फ्रंट्स एंड की इवेंट्स। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से 2 प्रमुख मोर्चों पर लड़ा गया था, पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चा, साथ ही अन्य मोर्चे जैसे बाल्कन, इटली और मध्य पूर्व। 3.1 पश्चिमी मोर्चा द वेस्टर्न फ्रंट, ये मोर्चा फ्रांस और बेल्जियम में फैला हुआ था और खंदक युद्ध ट्रेंच वॉरफेयर का प्रतीक बन गया। श्लीफेन प्लान की विफलता, फेलियर ऑफ द श्लीफेन प्लान, जर्मनी की योजना फ्रांस को तेजी से हराकर फिर रूस की ओर मुड़ने की थी, लेकिन मारने की पहली लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्न में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने जर्मन अग्रिम को रोक दिया। खंदक युद्ध ट्रेंच वॉरफेयर, दोनों पक्ष लगभग 475 मील 764 किलोमीटर लंबी खाइयों की एक जटिल प्रणाली में खुदाई करके बस गए। जीवन दयनीय था, जिसमें लगातार गोलाबारी, कीचड़, बीमारियां और नो मैन्स लैंड में विनाशकारी हमले होते थे। सोम की लड़ाई बैटल ऑफ द सोमे 1916, ये युद्ध के सबसे खूनी युद्धों में से एक था, जिसमें पहले ही दिन ब्रिटेन को लगभग 60,000 हताहत हुए थे। कुल मिलाकर दोनों पक्षों के 10 लाख से अधिक लोग हताहत हुए। वर्दन की लड़ाई बैटल ऑफ वर्दन 1916, ये भी पश्चिमी मोर्चे पर एक लंबी और भीषण लड़ाई थी जो 10 महीने तक चली और इसमें फ्रांसीसी और जर्मन सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। नई तकनीकें, न्यू टेक्नोलॉजीज, टैंक, मशीन गन, तोपखाना, रासायनिक हथियार, मस्टर्ड गैस, विमान और पनडुब्बियां जैसे नए हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिससे युद्ध की भयावहता बढ़ गई। 3.2 पूर्वी मोर्चा द ईस्टर्न फ्रंट, ये पश्चिमी मोर्चे की तुलना में अधिक तरल और विस्तृत था, जिसमें रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य शामिल थे। शुरुआती रूसी सफलताएं, अर्ली रशियन सक्सेसेस, रूस ने शुरुआती दौर में ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ कुछ सफलताएं हासिल कीं, लेकिन जर्मन सेना के खिलाफ उन्हें भारी नुकसान हुआ। टानेनबर्ग की लड़ाई बैटल ऑफ टानेनबर्ग 1914, ये पूर्वी मोर्चे पर एक निर्णायक जर्मन जीत थी जिसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। रूसी क्रांति रशियन रेवोल्यूशन 1917, युद्ध में भारी नुकसान, आर्थिक संकट और आंतरिक असंतोष के कारण रूस में 1917 में 2 क्रांतियां हुईं। बोल्शेविक सत्ता में आए और उन्होंने मार्च 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क पर हस्ताक्षर करके युद्ध से बाहर हो गए, जिससे जर्मनी को पूर्वी मोर्चे से सेना पश्चिमी मोर्चे पर भेजने का मौका मिल गया। 3.3 अन्य मोर्चे अदर फ्रंट्स, बाल्कन मोर्चा बल्कन फ्रंट, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच लड़ाई, जिसमें बाद में बुल्गारिया भी केंद्रीय शक्तियों की ओर से शामिल हो गया। इतालवी मोर्चा इटालियन फ्रंट, इटली ने शुरुआत में तटस्थता बनाए रखी, लेकिन 1915 में ट्रिपल एंटेंट मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मध्य पूर्व मोर्चा मिडल ईस्टर्न फ्रंट, ओटोमन साम्राज्य केंद्रीय शक्तियों में शामिल हो गया। ब्रिटिश और अरब सेनाओं ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें गैलीपोली अभियान गैलीपोली कैंपेन एक प्रमुख लेकिन विफल मित्र देश का प्रयास था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया इस मोर्चे पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। औपनिवेशिक मोर्चे कॉलोनियल फ्रंट्स, यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशों में भी लड़ाई हुई, खासकर अफ्रीका में, जहां मित्र देशों ने जर्मन उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। भाग 4 युद्ध का विस्तार और प्रमुख घटनाएं, एक्सपेंशन ऑफ द वॉर एंड की डेवलपमेंट्स। 4.1 मित्र देशों और केंद्रीय शक्तियों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ अलायंसेस। केंद्रीय शक्तियां सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य अक्टूबर 1914 में शामिल, बुल्गारिया अक्टूबर 1915 में शामिल। मित्र देश एलाइड पावर्स सर्बिया, रूस, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन और उसके साम्राज्य, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, जापान अगस्त 1914 में शामिल। इटली मई 1915 में शामिल, पुर्तगाल, रोमानिया, ग्रीस और संयुक्त राज्य अमेरिका। 4.2 अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध और अमेरिकी प्रवेश, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर एंड यूएस एंट्री। ब्रिटिश नाकाबंदी ब्रिटिश ब्लॉकेड, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ एक नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी, जिससे जर्मनी तक भोजन और आपूर्ति का पहुंचना मुश्किल हो गया। जर्मन यू बोट्स जवाब में जर्मनी ने अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध शुरू किया, जिसमें मित्र देशों के किसी भी जहाज को चेतावनी दिए बिना डुबो दिया गया। लुसिटानिया का डूबना, सिंकिंग ऑफ द लुसिटानिया 1915, एक ब्रिटिश यात्री जहाज को जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक मारे गए।
इसने अमेरिका में जर्मनी के खिलाफ जनमत तैयार किया। जिमरमैन टेलीग्राम 1917 जर्मनी ने मैक्सिको को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें अगर मैक्सिको अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो उसे खोए हुए अमेरिकी क्षेत्र वापस दिलाने की पेशकश की गई थी। इस टेलीग्राम को ब्रिटेन ने इंटरसेप्ट कर अमेरिका को बता दिया। अमेरिकी युद्ध में प्रवेश, यूएस एंट्री इनटू द वॉर, अप्रैल 1917। इन घटनाओं और लोकतंत्र को बचाने के अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के आह्वान के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र देशों की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिकी सैनिकों और संसाधनों का आगमन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 4.3 कुल युद्ध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वॉर। प्रथम विश्व युद्ध पहला कुल युद्ध था, जिसका अर्थ था कि इसमें न केवल सेनाएं शामिल थीं बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्थाएं भी युद्ध के प्रयासों में जुट गईं। युद्ध अर्थव्यवस्थाएं, वॉर इकोनॉमीज। सरकारों ने उद्योगों को युद्ध सामग्री का उत्पादन करने के लिए नियंत्रित किया, राशनिंग लागू की गई और महिलाओं ने कारखानों में पुरुषों की जगह ली। प्रचार, प्रोपेगेंडा। सरकारों ने नागरिकों के समर्थन को बनाए रखने और दुश्मन को बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाए। मनोबल और घरेलू मोर्चे, मोराल एंड द होम फ्रंट। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक भयानक परिस्थितियों में लड़ रहे थे, लेकिन घर पर भी लोगों को बलिदान देना पड़ा। भाग 5, युद्ध का अंत और शांति संधियां, एंड ऑफ द वॉर एंड पीस ट्रीटीज। 5.1 अंतिम आक्रामक और केंद्रीय शक्तियों का पतन, फाइनल ऑफेंसिव्स एंड कोलैप्स ऑफ सेंट्रल पावर्स। 1918 की शुरुआत में रूस के युद्ध से बाहर निकलने के बाद जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर एक अंतिम बड़ा आक्रामक लुडेंडॉर्फ ऑफेंसिव शुरू किया। हालांकि अमेरिकी सैनिकों के आगमन और मित्र देशों के पलटवार 100 डेज ऑफेंसिव ने जर्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। बल्गेरियाई और ओटोमन आत्मसमर्पण, बल्गेरियन एंड ओटोमन सरेंडर। सितंबर-अक्टूबर 1918 में बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी का पतन, कोलैप्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। साम्राज्य के भीतर विभिन्न जातीय समूहों में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। अक्टूबर 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी ध्वस्त हो गया और विभिन्न नए राष्ट्रों का उदय हुआ। जर्मन क्रांति और कैसर का त्याग, जर्मन रेवोल्यूशन एंड काइजर्स एब्डिकेशन। जर्मनी में आंतरिक अशांति बढ़ गई, जिससे कैसर विल्हेल्म II को पद त्यागना पड़ा। एक नई जर्मन गणराज्य सरकार बनी। युद्ध विराम, आर्मिस्टिस। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई समाप्त हो गई। युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। 5.2 पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई। जनवरी 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य निर्णय, बिग फोर द्वारा लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो और इतालवी प्रधानमंत्री विटोरियो ऑरलैंडो। वुड्रो विल्सन के 14 बिंदु, वुड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट्स। विल्सन ने एक न्यायसंगत और स्थायी शांति के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें राष्ट्रों के आत्मनिर्णय, मुक्त व्यापार और राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना शामिल थी। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, 28 जून 1919 जर्मनी के साथ हस्ताक्षर की गई सबसे महत्वपूर्ण संधि थी। ये जर्मनी के लिए बहुत कठोर थी। क्षेत्रीय नुकसान, टेरिटोरियल लॉसेस। अल्सैस लोरेन फ्रांस को लौटा दिया गया। सार क्षेत्र को 15 साल के लिए राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में रखा गया और जर्मनी को पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को क्षेत्र सौंपना पड़ा। सभी जर्मन उपनिवेशों पर मित्र देशों का कब्जा हो गया। सैन्य प्रतिबंध, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस। जर्मन सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। कोई हवाई सेना नहीं, कोई पनडुब्बी नहीं और नौसेना को छोटा कर दिया गया। राइनलैंड को असैनिकृत कर दिया गया। युद्ध अपराध खंड, वॉर गिल्ट क्लॉज, अनुच्छेद 231। जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध शुरू करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया। मुआवजा रिपरेशंस। जर्मनी को मित्र देशों को युद्ध के कारण हुए नुकसान के लिए भारी वित्तीय मुआवजा देना पड़ा। अन्य संधियां, अदर ट्रीटीज। ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य के साथ भी अलग अलग संधियां हुईं, जिससे उनके क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए और नए देश बने। 5.3 राष्ट्रसंघ, द लीग ऑफ नेशंस। वुड्रो विल्सन के 14 बिंदुओं के एक प्रमुख हिस्से के रूप में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भविष्य के युद्धों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका कभी इसका सदस्य नहीं बना, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो गई। भाग 6, युद्ध के परिणाम और विरासत, कॉन्सिक्वेंसेज एंड लेगेसी ऑफ द वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी थे, जिन्होंने 20वीं सदी के इतिहास को आकार दिया। 6.1 मानवीय लागत, ह्यूमन कॉस्ट। मृत्यु और चोटें, डेथ्स एंड इंजरीज। अनुमान है कि लगभग 9 से 11 मिलियन सैन्यकर्मी मारे गए और 21 मिलियन घायल हुए। नागरिक हताहतों की संख्या भी लाखों में थी, जिसमें स्पेनिश फ्लू महामारी का भी योगदान था, जो युद्ध के दौरान फैली थी। जनसांख्यिकीय परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस। युवा पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई, जिससे कई देशों की जनसांख्यिकी प्रभावित हुई। 6.2 राजनीतिक परिणाम,
पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। साम्राज्यों का पतन, फॉल ऑफ एम्पायर्स। 4 प्रमुख साम्राज्य ध्वस्त हो गए: जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। नए राष्ट्रों का उदय, इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशंस। ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य के खंडहरों पर कई नए राष्ट्र बने, जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया। मध्य पूर्व में भी नए देश बने, जो बाद में संघर्ष का केंद्र बने। कमजोर लोकतंत्र, वीकेंड डेमोक्रेसीज। कई यूरोपीय देशों में युद्ध के तनाव और आर्थिक कठिनाइयों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया और अधिनायकवादी शासन के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। साम्यवाद का उदय, राइज ऑफ कम्युनिज्म। रूस में बोल्शेविक क्रांति और सोवियत संघ की स्थापना ने एक नई वैचारिक चुनौती पेश की। 6.3 आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। भारी ऋण, मैसिव डेट। युद्ध में शामिल सभी देशों पर भारी कर्ज हो गया था। बुनियादी ढांचे का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में शहर, कारखाने और कृषि भूमि नष्ट हो गई। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर थीं, जिससे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ी। अमेरिका का उदय, राइज ऑफ यूएस। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो युद्ध के अंत में शामिल हुआ था, एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। 6.4 सामाजिक परिणाम, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। महिलाओं की भूमिका में बदलाव, चेंजेस इन विमेन्स रोल। युद्ध के दौरान पुरुषों के मोर्चे पर होने के कारण महिलाओं ने कारखानों और कार्यालयों में काम किया, जिससे उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों, विशेषकर मताधिकार के लिए आंदोलन को गति मिली। सामाजिक अशांति, सोशल अनरेस्ट। युद्ध के बाद की निराशा और आर्थिक कठिनाइयों ने सामाजिक अशांति और हड़तालों को जन्म दिया। गुमी हुई पीढ़ी, द लॉस्ट जनरेशन। युद्ध के दिग्गजों और नागरिकों में निराशा और मोहभंग की भावना व्यापक थी, जिसे गुमी हुई पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। 6.5 द्वितीय विश्व युद्ध के बीज, सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, विशेषकर वर्साई की संधि की कठोर शर्तें जर्मनी में गहरी नाराजगी का कारण बनी। जर्मनी में असंतोष, रिजेंटमेंट इन जर्मनी। जर्मन लोगों को लगा कि उन्हें अपमानित किया गया है और उन्हें भारी बोझ के नीचे दबा दिया गया है। यह असंतोष नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर के उदय के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गया, जिन्होंने वर्साई की संधि को रद्द करने और जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा किया। राष्ट्रसंघ की विफलता, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्रसंघ भविष्य के युद्धों को रोकने में विफल रहा, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी प्रथम विश्व युद्ध की कहानी। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ 4 सालों में दुनिया को इतना बदल दिया जितना शायद कई दशकों में नहीं हुआ था। हमने देखा कि कैसे साम्राज्यों के पतन हुए, नए देश बने और मानव जाति ने विनाश के नए, अधिक घातक तरीके विकसित किए। लेकिन इस विनाश के बीच हमें मानव रेजिलियंस और साहस की कहानियां भी मिलती हैं। प्रथम विश्व युद्ध हमें सिखाता है कि कैसे राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यीकरण और गलतफहमियों का एक घातक मिश्रण पूरी दुनिया को एक विनाशकारी संघर्ष में धकेल सकता है। ये हमें कूटनीति के महत्व और शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाता है। आज भी इस युद्ध की गूंज हम दुनिया भर की राजनीति, भूगोल और सामाजिक संरचना में देख सकते हैं। ये हमें इतिहास से सीखने और भविष्य में ऐसी गलतियों को दोहराने से बचने की प्रेरणा देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विस्तृत और गहन चर्चा पसंद आई होगी और आपकी जिज्ञासा अंत तक बनी रही होगी। अगर आपको ये विस्तृत ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक और शैक्षिक विषयों के लिए हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। आपके विचार और सुझाव हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बार तक सीखते रहिए और दुनिया को बेहतर तरीके से जानते रहिए। जय हिंद।